हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे मूलभूत नियम 56 है ना। मूलभूत नियम 56 इसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारे में बताया गया है ना, कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कैसे कैसे होती है, उसके क्या क्या प्रावधान है, उसको कैसे अपने को फॉलो करना है, उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/5/1958 के पहले है ना, और 1/5/1958 के बाद है ना। एक तो पहले हो गया उसके, और एक क्या हो जाएगा अपना बाद। तो 1/5/1958 के पहले शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति आयु कितनी थी यहाँ पे भाई? 58 वर्ष थी। कितनी थी यहाँ पे? 58 वर्ष थी है ना। परंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और शिक्षक के लिए कितनी थी यहाँ पे? 60 वर्ष थी है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 58 मतलब 58 मतलब 58। तो 1/5/1958 1 मई 1958 के पूर्व शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति आयु कितनी थी? 58 वर्ष थी। परंतु चतुर्थ श्रेणी और शिक्षक के लिए ना, परंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिक्षक के लिए कितनी थी भाई यहाँ पे? 60 वर्ष थी। इससे याद रहेगा 58 ऐसे करके याद रखिए है ना। उसका देखिए आगे 1/5/1958 के बाद है ना, 1/5/1958 के बाद शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति आयु कितनी कर दी गई यहाँ पे? बढ़ा के +2 कर दिया गया, मतलब कितनी? 60 वर्ष हो गई है ना। परंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और शिक्षक के लिए कितनी थी यहाँ पे? 62 वर्ष हो गई है ना। इसमें भी +2 कर दिया गया भाई यहाँ पे। इसमें 58 था, इसमें 60 था, इसमें कितना हो गया भाई यहाँ पे? 60 हो गया, और इसमें कितना हो गया? 62 हो गया। ये अपने समझ में आ गया। मतलब 1 मई 1958 से पहले और 1/5/1958 के बाद है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/8/2013 को एक चीज़ होती है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, 1 अगस्त है ना। आज़ादी का ये महीना रहता है अगस्त का, तो उससे याद रखना थोड़ा सा, उससे कनेक्ट करके कि 1/8/2013 के बाद 1/8/2013 के बाद शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी हो गई यहाँ पे? 1/8/2013 के बाद शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति कितनी? 62 वर्ष कर दी गई यहाँ पे, जो वर्तमान में भी लागू है ना, जो वर्तमान में भी लागू है। परंतु चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कितनी यहाँ पे? 65 वर्ष है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने जो चिकित्सा महाविद्यालय के जो डीन वगैरह रहते हैं उनकी आयु कितनी है? 65 वर्ष रहती है। जबकि नॉर्मल यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं उनकी 62 वर्ष रहती है ना। कब से लागू किया गया है? 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त 2013 है ना। तो 1 मई यहाँ पे 58 वाला अपना काम हो गया, यहाँ पे 1 अगस्त वाला काम हो गया। तो अपने को अब समझ में आ गई कि अपने को 62 साल में रिटायरमेंट लेना है ना। ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने मेडिकल कॉलेज के डीन के लिए कितना? 65 वर्ष बता दिया है ना। अब देखिए जिसका जन्म है ना किसी माह की पहली तारीख हुआ है ना, जिसका जन्म है ना किसी माह की पहली तारीख हुआ है, जैसे किसी का जन्म 1 फरवरी को हुआ है, तो वह पूर्व माह की मतलब जनवरी माह की है ना 31 तारीख अंतिम तिथि मतलब क्या हो जाएगा? 31 जनवरी क्या होगा? अधिवार्षिकी आयु में से सेवानिवृत्त होगा है ना। मतलब मान के चलिए कोई भी बंदा किसी माह की है ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी माह की 1 तारीख को रिटायरमेंट हो रहा है, 1 तारीख उसकी जन्म तिथि है और 1 तारीख रिटायरमेंट हो रहा है, तो वह पिछले माह की अंतिम तिथि मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 फरवरी है तो 31 जनवरी क्या हो जाएगा? रिटायर होगा। परंतु यदि जन्म तिथि 2 तारीख या उसके बाद है, यदि 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 जन्म तिथि 2 तारीख या उसके बाद है, तो वो उस माह की अंतिम तिथि है ना। ठीक है, अगर 2 तारीख है या उसके बाद है तो उस माह की अंतिम तिथि में ही क्या होगा? यहाँ पे सेवानिवृत्त होगा है ना। जब किसी शासकीय सेवा की कुल सेवा है ना, मतलब एक तो ये है कि अगर शासकीय सेवा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहे तो 17 वर्ष में वो ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। परंतु शासन को भी यह फायदा है कि अगर वो है ना कोई शासकीय कर्मचारी को अगर वह मतलब सेवानिवृत्ति करना चाहता है, तो वह कुल सेवा के 25 वर्ष या उम्र 50 वर्ष जो पहले हो जाए, तो वह उसमें उस शासकीय सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकता है ना। ये हो गई भाई बात यहाँ पे है ना। उसका देखिए उदाहरण नंबर 1 है ना, एक शासकीय सेवक जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए ना, ये समझ में आ गया ना भाई कॉन्सेप्ट है ना। अगर पहली तारीख में है तो पिछले माह की अंतिम तारीख को है ना, और यदि 2 तारीख या 2 तारीख के बाद है तो उसी महीने की अंतिम तिथि को रिटायरमेंट होगा उसका है ना, किसी भी सरकारी कर्मचारी का। और मैंने क्या बोला? ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 17 वर्ष निर्धारित है। और यदि शासन है ना, यदि आप स्वयं ले रहे हैं तो 17 वर्ष है, और यदि शासन कर रहा है तो 25 वर्ष या उम्र 50 वर्ष जो पहले हो जाए, तो उसमें शासन छानबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित शासकीय कर्मचारी क्या कर सकता है? सेवानिवृत्त कर सकता है ना। उदाहरण 1, एक शासकीय सेवक जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुआ है ना, उसकी जन्म तिथि 15/7/1953 है। बताया वे कब सेवानिवृत्त होगा है ना, वो कब सेवानिवृत्त होगा यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक शासकीय सेवक है ना, एक शासकीय सेवक जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुआ है, उसकी जन्म तिथि 15/7/1953 है ना। 15/7/1953 बताया कब सेवानिवृत्त होगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सहायक संचालक वित्त जिसकी जन्म तिथि 2/8/1953 है ना, तो बताइए वह कब सेवानिवृत्त होगा है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
जन्म तिथि 15 जुलाई 1953, अधिवार्षिकी आयु में 60 वर्ष जोड़ने पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/7/2013 आ जाएगा, है ना। जन्म तिथि कितनी है यहाँ पे 15 जुलाई 1953 है, तो इसमें 60 वर्ष जोड़ेंगे। अब 60 क्यों जोड़ेंगे भाई यहाँ पे, है ना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है ना, अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वो कब हो जाएगा यहाँ पे 15/7/2013 को रिटायर होगा, इसलिए वह अब 15 तारीख का आखिरी दिन है, आखिरी दिन मतलब 31 जुलाई, है ना। 15 जुलाई का आखिरी दिन क्या जाएगा, 31 जुलाई 2013 को क्या होगा, सेवानिवृत्त होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, है ना, इसकी, है ना। अब सहायक संचालक वित्त, इसके बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। ये इसका क्या जन्म तिथि क्या है यहाँ पे 2/8/1953 है ना, 2/8/1953 है। यदि अधिवार्षिकी आयु में 60 जोड़ेंगे तो 2/8/2013 आएगा, परंतु 1/8/2013 के बाद अधिवार्षिक आयु 62 वर्ष कर दी गई है ना। कब, 1 अगस्त 2013 के बाद अधिवार्षिक आयु कितनी कर दी गई यहाँ पे 62 वर्ष कर दी गई है। तो ये जो बंदा है यहाँ पे, इसमें अपन 60 नहीं जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 62 वर्ष जोड़ेंगे, है ना। तो 62 वर्ष जोड़ेंगे तो 2013 में रिटायरमेंट ना होकर के यहाँ पे 2 साल बाद 2015 में रिटायर होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे अपन यहाँ पे क्या होता है ना। यदि जिनकी जन्म तिथि 1/8/1953 हो तो वह 31/7/2013 को 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु में सम्मिलित होंगे। ये देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका क्या है उसको देखते हैं। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ पेंशन नियम 1976 है ना, छत्तीसगढ़ पेंशन 1976, तो ये कब से लागू हुआ है 1 जून 1976 को, 1 जून, है ना, 1 जून 1976 लागू है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे 60 या 62 कब लागू है ना। अब देखिए नियम कब आया था अपने यहाँ पे 1 अगस्त 1/08/2013 को आया था, इसमें 62 कर दिया गया था ना। तो इससे अपने को उल्टा जाना है ना। तो दिनांक 1/8/1953 है ना, दिनांक 1/8/1953 या उसके पहले जिसकी जन्मतिथि है ना 1/8, ये बॉन्डिंग लाइन है ना, इसके 1/8/2053 को या उससे पहले जिसकी जन्मतिथि है तो उसकी, है ना, सेवानिवृत्ति आयु अपने को कैलकुलेट करने के लिए 60 वर्ष उसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, परंतु शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मैंने बताया था उसका 62 वर्ष है ना। जिनकी जन्मतिथि, है ना, इसको देखना क्वेश्चन घुमाएगा, शिक्षक बोलेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोलेगा तो उसके लिए 62 वर्ष लेना है अपने को, है ना। परंतु जिसकी जन्मतिथि 2/8/1953 है ना, यदि 1/8/1953 या उसके पहले है तो अपने किसने जोड़ना है यहाँ पे 60 वर्ष जोड़ना है। और यदि इसके बाद, है ना, इसके बाद है यहाँ पे मतलब 2/8/1953 के, तो सेवानिवृत्ति आयु कितनी लेना है यहाँ पे 62 वर्ष लेना है, ठीक है। उसकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी लेनी है 62 वर्ष लेनी है। पेंशन उपादान गणना करने हेतु, है ना, पेंशन उपादान गणना करने के लिए अर्हतादायी सेवा की गणना सबसे पहले की जाती है ना। जैसे पेंशन उपादान की गणना करें तो अर्हतादायी कितने उस अहर है ना, मतलब कितने दिन उसने काम किया है, क्वालिटी टाइम ऑफ सर्विस, ये अपने को निकालना पड़ेगा यदि पेंशन या उपादान की गणना करना है तो, है ना। उसके बाद उपलब्धि की गणना की जाती है और उसी अर्हतादायी सेवा और उपलब्धि के आधार पर पेंशन तथा उपादान की गणना की जाती है ना। और उसके बाद परिवार पेंशन गणना की जाती है। देख, तो पेंशन निकालना पड़ेगा अपने को, उपादान निकालना पड़ेगा, ग्रेजुटी, और उसका लास्ट में यदि उस शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन निकालना पड़ेगा, है ना। अब अर्हतादायी सेवा की गणना, तो अर्हतादायी सेवा कौन से नियम में दिया गया है भाई, यहाँ पे नियम 12 से 27 में दिया गया है ना। अर्हतादायी सेवा नियम 12-27 में दिया गया है। अर्हतादायी सेवा सबसे पहले बात तो वो शासकीय कर्मचारी 18+ रहना चाहिए, 18 वर्ष की आयु से अधिक रहना चाहिए, तभी उसको, है ना, मतलब जो भी है यहाँ पे सुविधाएं मिलेगी। यदि शासकीय सेवक पूर्वाह्न में क्या क्या, अर्हतादायी सेवा में क्या क्या होगी अभी गणना में उसकी बात कर रहे हैं, तो पहला 18+ होनी चाहिए उसकी आयु। शासकीय सेवक की नियुक्ति पूर्वाह्न में होती है तो वो उसी दिन क्या हो जाएगा उसकी यहाँ पे सेवा गणना चालू हो जाएगी, और अपराह्न में हुई है तो उसके जस्ट अगले दिन से, है ना, जो उसकी सेवा गणना वो प्रारंभ होगी, है ना। परीक्षा दर पर नियुक्त होता है तो उसकी अर्हतादायी सेवा में काउंट होगा भाई, गुड। परीक्षण पर व्यतीत, है ना, परीक्षण जैसे आप लेखा परीक्षण कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे अर्हतादायी सेवा में काउंट होगा, है ना। पद ग्रहण काल की अवधि अर्हतादायी सेवा कहलाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। पद ग्रहण काल, जैसे इस किसी बंदे का स्थानांतरण यहाँ पे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाता है तो उसमें पद ग्रहण को जो टाइम मिलता है तो उसमें जो यहाँ समय बोल रहा है यहाँ पे, इसमें जो समय सरकारी कर्मचारी व्यतीत कर रहा है वो भी अर्हतादायी सेवा कहलाएगी। छठवां क्या बोल रहा है, यदि कोई शासकीय सेवक उचित माध्यम से आवेदन देकर, है ना, शासन किसी अन्य सेवा या संवर्ग में के अधीन जाता है और उसे औपचारिक, है ना, पूर्ण करना होता है तो उसकी अवधि को अर्हतादायी सेवा मानी जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई बंदा पटवारी है यहाँ पे, कोई सरकारी कर्मचारी, और वो उचित माध्यम से यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके यहाँ पे CGPSC में अधिकारी बन जाता है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, इसकी जो पुरानी सर्विस है क्योंकि उसने पूरा बाकायदा NOC वगैरह लिया है तो ये क्या हो जाएगा, जो CGPSC में उसकी जो, है ना, सेवा हो जाएगी, इसमें पटवारी की जो सेवा थी उसको भी यहाँ पे पेंशन में काउंट किया जाएगा, तो उसकी सेवा, पूरी सेवा, है ना, पूरी लेंथ ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी यहाँ पे अर्हतादायी में आ जाएगी।
निलंबन काल के दौरान अगर निलंबन कार्य है आपका चल रहा है, उस दौरान मृत्यु हो गई तो आपको मृत्यु मतलब ऊपर वाले ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे है ना सजा दे दी, तो यहाँ पे है ना तो निलंबन अवधि क्या कहलाएगी, अर्थदायी कहलाएगी, है ना, क्योंकि निलंबन काल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, तो निलंबन अवधि क्या कहलाएगी, अर्थदायी कहलाएगी। अब देखिए 8वां, स्थापना में कमी कारण। यदि स्थापना में कमी होती है या किसी कार्यालय के बंद होने के कारण, इसको कौन कर रहा है, शासन कर रहा है, तो इसका प्रभाव कर्मचारी पर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। शासन कर रहा है तो शासन ही मतलब इसको वो करेगा भाई, इसका कुछ तोड़ निकालेगा। तो स्थापना में कमी के कारण या किसी कार्यालय में बंद होने के कारण शासकीय सेवा को अन्य संवर्ग या अन्य पद पर संविलीन किया जाता है, तो पुराने पद की सेवा अर्थदायी कहलाएगी, क्योंकि शासन कर रहा है ना भाई, शासन ने कार्यालय बंद किया, शासन ने आपको स्थापना कमी के कारण क्या किया, प्रतिस्थापित किया, तो वो सेवा आपकी अर्थदायी, पुरानी वाली जो सेवा है वो अर्थदायी कहलाएगी। और यदि किसी का तुरंत संविलियन न होकर कुछ दिन अन्य पद है ना या संवर्ग में नियुक्त होता है, तो बीच का आकार दिवस है, बीच का आकार दिवस है, तो उसने उन्हें किसी भी प्रकार से देय अवकाश में परिवर्तित कर उनकी पुरानी सेवाओं को आपको लेना ही पड़ेगा, अर्थदायी कराना ही पड़ेगा भाई यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये सब जो भी क्रियाकर्म कर रहे हैं ये शासन कर रहा है, तो शासन का जो परिणाम है उसका फल एक सरकारी कर्मचारी उसका फल क्यों भुगते हैं, आप समझ में वाली बात यहाँ पे। तो शासन किया तो सरकारी कर्मचारी के जो भी उसके कारण जो उसके सेवा काल में या सेवा अवधि में जो भी विपत्तियाँ यहाँ पे परेशानियाँ आई हैं, तो उसको समायोजन कौन करेगा, शासन ही करेगा, है ना। समस्त प्रकार के अवकाश अर्थदायी सेवा होते हैं ना, सभी प्रकार के अवकाश अर्थदायी सेवा होते हैं, परंतु वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे असाधारण अवकाश, ओनली ऑन असाधारण अवकाश में ही 120 दिन की छूट दी जाती है ना। मान लीजिए आपका 240 दिन आपका टोटल असाधारण अवकाश है, तो 120 दिन का अब उसको सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया है ना, 240 दिन का जो आपका असाधारण अवकाश है उसमें आपका सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया, उसके बावजूद भी आपको 120 दिन को क्या लेना है, यहाँ पे अर्थदायी सेवा में लेना है ना। यदि सक्षम अधिकारी स्वीकृत नहीं किए हैं तो प्रथम 120 दिन को अर्थदायी सेवा में लेना है, और बाकी शेष को 240 दिन देखिए यहाँ पे टोटल है ना, 120 दिन को आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो सक्षम अधिकारी पास करे चाहे ना करे, और शेष बचे 120 दिन है ना, ये 240 जगह और कोई भी अमाउंट हो सकता है, तो शेष बचे 120 दिन को क्या करना पड़ेगा आपको, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आप सिर्फ 120 दिन को ही अर्थदायी सेवा में ले सकते हो। निलंबन काल के बाद विभागीय जांच में सक्षम अधिकारी द्वारा शासकीय सेवा को दोष मुक्त है ना, दोषपूर्ण मुक्त कर देता है यहाँ पे, तो निलंबन काल की अवधि अर्थदायी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको निलंबित किया गया था, बाद में दोष मुक्त कर दिया गया, तो अर्थदायी सेवा कहलाएगी भाई यहाँ पे, तो निलंबन काल की अवधि क्या कहलाएगी, अर्थदायी कहलाएगी, है ना। परंतु विभागीय जांच होने पर दंडित किया जाता है, तो निलंबन काल की जो सेवा रहेगी वो अर्थदायी सेवा नहीं कहलाएगी, मतलब अनअहरकारी सेवा कहलाएगी, है ना। अब दंड मिल गया भाई, आप दोषी पाए गए हो तो वो सेवा तो काउंट होगा नहीं अब। परंतु यहाँ पे यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो कुछ भी हो सकता है, भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वैसे से सक्षम अधिकारी चाहे तो उसको अर्थदायी सेवा में काउंट किया जा सकता है ना, यदि उसने इसकी परमिशन दे दी है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पहला मिलिट्री या फिर अपने वायु सेना, थल सेना, जल सेना के जो है ना कर्मचारी रहते हैं उनको पहले ही क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे 15-20 साल में रिटायरमेंट कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद उनको उसकी एवज में पेंशन मिलती है। और यदि वे कर्मचारी यहाँ पे डबल से फॉर्म भर कर राज्य शासन में आते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उनकी सैनिक सेवा को जोड़ना है अथवा नहीं जोड़ना है, इसके संबंध में यहाँ पे प्रावधान दिया गया है ना। जब सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति को राज्य शासन है ना, राज्य शासन की सेवा में लिया जाएगा, तो उनके लिए यह विकल्प है कि वे सैनिक सेवा के अंतर्गत पेंशन ले रहा है और राज्य शासन में दी गई सेवा के लिए अलग से पेंशन ले रहा है, मतलब डबल फायदा है ना, इसका भी पेंशन इसका पेंशन है ना। या यदि वह चाहे तो है ना, बहुत सारा ऑप्शन है भाई यहाँ पे, डबल पेंशन लो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मिल ही रहा है, इसका पेंशन मिलेगा ना। या वह चाहे तो सैनिक सेवा में रहे पेंशन को बंद करा दे, या यदि वो चाहे तो सैनिक सेवा में रहे पेंशन क्या कर दे, यहाँ पे बंद करा दे ना, उस पेंशन को बंद कर दे, रोक दे, है ना। और प्राप्त उपादान की राशि शासन को वापस कर दे, है ना, पेंशन को बंद करे और प्राप्त उपादान की राशि शासन को बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में पुराने मौलिक सेवा अवधि को राज्य शासन के अधीन की गई सेवा में जोड़कर अर्थदायी सेवा निकाली जाएगी ना। वो क्या बोल रहे हैं, जैसे आर्मी में जो आपको मिला था पेंशन को बंद करा दो भी यहाँ पे, है ना, और जो उपादान जो पैसा मिला था रिटायरमेंट के बाद उसको भी वापस कर दो सरकार को, है ना। तो फिर हम यहाँ पे पूरी सैनिक सेवा से राज्य शासन की सेवा को, है ना, सबको काउंट करेंगे यहाँ पे और उसके आधार पर नई पेंशन आपको देंगे, है ना। तो इसमें सैनिक सेवा भी आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे मौलिक सेवा जो अभी चल रही है राज्य शासन की वो दोनों आ जाएगी ना, दोनों को अपना कर लेंगे, क्योंकि आपने पेंशन को वापस कर दिया सैनिक सेवा वाली और उपादान को भी वापस कर दिया है, तो आपको फिर पूरा फुल पेमेंट मिलेगा, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे, हाँ। तो अनहरकारी या अनहरदायी सेवाएं, है ना, तो अर्थदायी सेवाएं इसको सर्विस पीरियड में लिया जाएगा, अनहरकारी सेवा इसको नहीं लिया जाएगा, पहली बात तो ये। समस्त अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को अनधिकृत है, मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे आप कार्यालय छोड़ के भाग गए हैं, मान चलो कोई सरकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़ के भाग गया, आ ही नहीं रहा है, बहुत लापरवाह है, तो उसको अनाधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा, है ना।
यदि किसी सक्षम अधिकारी ने किसी अवधि को अकार्य दिवस घोषित किया है ना, या मृत दिवस घोषित किया यहाँ पे, तो समस्त अकार्य दिवस या मृत दिवस अनहरकारी सेवा में होगी, है ना। ये हो गया भाई। पद ग्रहण कार्य के अधिक काल की अवधि को, है ना, पद ग्रहण काल के अधिक कार्य की अवधि को जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश में समायोजन किया गया है, तो पद ग्रहण काल की अवधि अर्थदायी सेवा होगी, है ना। तो पद ग्रहण काल की अवधि क्या कहलाएगी यहाँ पे, अर्थदायी सेवा होगी। मान लीजिए आपको 15 दिन मिलता है पद ग्रहण लेने के लिए, 10 से 15 दिन, अब वो चलेगा लंबा, 30 दिन हो गया यहाँ पे, तो 30 दिन यहाँ पे, तो 15 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको सक्षम अधिकारी स्वीकृति देता है ना, तो वो उसको अहरकारी सेवा में लिया जाएगा, है ना। IIT वालों का प्रशिक्षु, है ना, जो व्यतीत कर रहा है, परीक्षा दिन बोल रहे हैं, परीक्षु बोल रहे हैं ना, प्रशिक्षु, है ना, प्रशिक्षु बोल रहा है, तो उसको यहाँ पे अनहरकारी सेवा ही में ही माना जाएगा। मतलब यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया जाएगा ना, पर परीक्षाधीन, है ना, परिवीक्षाधीन को क्या किया जाता है, अहरकारी सेवा में काउंट किया जाता है ना। अब संदेह के लाभ की जानकारी, पेंशन नियम 54 में क्या दिया है, संदेह के लाभ की जानकारी, है ना। यदि किसी शासकीय सेवक को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त, है ना, या सेवा से मुक्त किया जाता है, यदि किसी शासकीय सेवक को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त, है ना, सेवा से बर्खास्ती कर दिया, सेवा से मुक्त कर दिया था ना, तो पेंशन पात्रता होगी ही नहीं, है ना। परंतु अपील करने पर उच्च सक्षम अधिकारी ने उन्हें सेवा से बहाल कर दिया है, अब बहाल कर दिया भाई, तो उसकी पुरानी सेवाओं को सहित बीच के अवकाश दिवस को अवधि अर्थदायी सेवा मानी जाएगी ना। पहले दंड स्वरूप बर्खास्त कर दिए तो नहीं ली जाएगी, फिर उसने अपील की बेचारे ने कि लो भी माई बाप हमारे लिए क्या कर दो, कुछ तो कर दो। यदि उसकी सेवा को बहाल कर देता है सक्षम अधिकारी, तो क्या हो जाएगा, उसकी पेंशन को फिर काउंटेबल में लिया जाएगा ना, लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट में लिया जाएगा, है ना, जिसमें अवधि में वो निलंबित था, है ना। त्यागपत्र, यहाँ पे त्यागपत्र दिया भैया तो तुमको तो छोड़ेगी नहीं सरकार, त्यागपत्र दिए तो आपको तो पेंशन मिलेगा ही नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे त्यागपत्र में सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, आपको पेंशन मिलेगा ही नहीं, है ना। अब दोष मार्जन नियम मतलब क्या जाएगा, दोष मुक्ति का नियम, है ना। यदि किसी शासकीय सेवक को उसके अनुपस्थित के कारण मृत दिवस घोषित किया जाता है ना, मान लो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है और उसके कारण उसको मृत दिवस घोषित किया गया हो, तो उसकी पुरानी सेवाओं का हरण हो जाता है ना। यदि मृत दिवस घोषित किया गया तो पुरानी सेवा का हरण हो जाएगा भाई, यहाँ पे अर्थदायी सेवा इसको नहीं माना जाएगा ना। ऐसी स्थिति में मृत दिवस को दोष मार्जन कर उनकी पुरानी सेवाओं को अर्थदायी सेवा मानी जाएगी ना। तो दोष मार्जन मतलब क्या होता है, दोष मुक्ति होता है एक प्रकार से। तो अगर मृत दिवस को आप यहाँ पे दोष मुक्त कर देते हो तो आपको फिर अर्थदायी सेवा में काउंट किया जाएगा, यदि नहीं होते हैं तो उसको अनहरकारी सेवा में काउंट किया जाएगा, है ना। ये हो गया। 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि शासकीय सेवक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को भर दिया जाता है। एक तो पद को भर देंगे और पद को नहीं भरा, है ना। एक पद को भरा, यहाँ पे पद को नहीं भरा, तो पद को भर दिए तो यदि अनुपस्थित अवधि को, है ना, मतलब क्या किया जाएगा फिर यहाँ पे पूर्ण रूप से अनहरकारी सेवा माना जाएगा। परंतु अनुपस्थिति के बाद कार्य पर आने पर कार्य में रख लिया जाता है, चल भाई आ गया अनुपस्थिति के बाद, है ना, भले ही पद भर क्यों नहीं लिया गया, है ना, कार्य में आ गया है तो उसकी अनुपस्थिति अवधि का दोष मार्जन कर रख लिया जाता है, तो उसकी अनुपस्थित अवधि का दोष मार्जन कर रख लिया जाता है ना। तो उसकी अनुपस्थित सेवा को अर्थदायी सेवा माना जाएगा। मान लीजिए रख ली डबल से, है ना, वो कहीं गया था, कार्यालय छोड़ के भाग गया था, उसकी पद को कोई दूसरा आके भर लिया, वो फिर कहीं से लौट के फिर आया यहाँ पे, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आ जाता है उसको भूला नहीं बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है ना। और यदि पद को भरा ही नहीं गया, वो आप ही छोड़ के भाग गया है कोई कर्मचारी यहाँ पे और उसके पद को भरा नहीं गया है ना, तो उस अनुपस्थिति के बाद यदि सेवा में रख लिया जाता है ना, फिर यहाँ पे सुबह को भूला शाम के लौट के आया, तो उसमें दोष मतलब यहाँ पे उसको अनहरकारी सेवा नहीं माना जाएगा ना। तो अनुपस्थित सेवा को अनहरकारी सेवा मानी जाती है, इसके लिए दोष मार्जन की आवश्यकता नहीं होती ना, है ना। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, है ना, यहाँ पे तो आपने यहाँ पे अर्थदायी सेवा उसको मान लिया था, पर यहाँ पे अगर पद को भरा नहीं गया है ना, पद को भरा नहीं गया हो और उस अनुपस्थिति के बाद सेवा में रख लिया जाता है, तो अनुपस्थिति सेवा की अनहरकारी सेवा मानी जाएगी ना। तो अनुपस्थिति इसमें क्या किया जाएगा, जितने दिन आप अनुपस्थित है उसको अनहरकारी, इसको सेवा में काउंट नहीं किया जाएगा भाई यहाँ पे ना। थोड़ा सा हल्का सा उल्टा लग रहा है पर ये सही है। इसमें क्या कह रहा था, यहाँ पे पद को भर दिया गया तब भी उसको अनहरकारी सेवा मान रहे हैं, वापस आ रहा है तो, पर यहाँ पद को नहीं भरा गया है उसके बाद भी उसको सेवा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनहरकारी सेवा मान रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, अर्थदायी सेवा इसमें जोड़ वाला कर रहे हैं, इसमें घटाव वाला कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट या नहीं बैठ रहा है, पर अपने इसी को अभी लेके चलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे पेंशन एवं 30 उपलब्धि की गणना, है ना। तो शासकीय सेवक जिस दिन से सेवानिवृत्त होता है तो उसे जो वेतन और ग्रेड वेतन मिलता है उसे उपलब्धि माना जाता है। उपलब्धि किसको बोलेंगे, वेतन प्लस ग्रेड वेतन। और यहाँ पे मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान यहाँ पे, या फिर DCRG, है ना, DCRG, है ना, मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान में क्या हो जाएगा, मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान में क्या हो जाएगा, वेतन ग्रेड वेतन प्लस महंगाई भत्ता इसमें आ जाएगा, है ना।
1/1/2006 के पूर्व वेतन को ही उपलब्धि माना जाता था ना, 1/1/2006 के पूर्व वेतन को उपलब्धि माना जाता था और DCRG देने के लिए वेतन तथा महंगाई भत्ता को लिया जाता था, है ना। 1/5/2007 को, है ना, महंगाई वेतन दिया जाता था, है ना। 1 मई 2007 को महंगाई वेतन दिया जाता था। तो वेतन महंगाई वेतन को पेंशन के लिए उपलब्धि माना जाता था ना। तो वेतन और महंगाई वेतन को ना, वेतन और प्लस महंगाई वेतन को पेंशन के लिए उपलब्धि माना जाता था और DCRG वेतन, महंगाई और महंगाई भत्ता को उपलब्धि माना जाता था, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे पेंशन नियम 31 क्या बोलता है, पुराना वेतनमान में वेतन प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्ति होने वाले शासकीय सेवक के लिए पेंशन देने औसत उपलब्धि गणना कैसे करते हैं, अंतिम 10 माह का ना, अंतिम 10 माह का जो भी रिटायरमेंट हो रहा है पेंशन 31 में ही बोलता है ना, अंतिम 10 माह का आप औसत उपलब्धि निकाल लो, है ना। अंतिम 10 माह का निकाल लो। यदि अंतिम 10 माह में कुछ अगर अकार्य दिवस या फिर अवैतनिक अवकाश में चला गया है तो उसके पीछे वाले माह का लो भाई, पर 10 माह की औसत उपलब्धि निकाला जाता है। यदि अंतिम 10 माह की अवधि में किसी शासकीय सेवक को का वेतन वृद्धि को और वह वेतन वृद्धि मिलने की तिथि पर अवकाश पर हो ना, यदि वेतन वृद्धि मिला, है ना, और वेतन वृद्धि मिलने की तिथि पर अवकाश पर हो तो भी 10 माह की औसत उपलब्धि को गणना में लेना है ना, तो भी 10 माह की औसत उपलब्धि गणना में लेना है। परंतु अवकाश में रखने के प्रथम 120 दिन के बाद की अवधि को वेतन वृद्धि हो, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धीरे से समझते हैं इसको। यदि अंतिम 10 माह की अवधि में, यदि अंतिम 10 माह की अवधि में किसी शासकीय सेवक का वेतन वृद्धि को और वेतन वृद्धि मिलने की तिथि अवकाश पर हो ना, यदि जब वेतन वृद्धि मिलना तभी अवकाश में चले गया भाई यहाँ पे, है ना, मेन टाइम में अवकाश में चले गया है, तो 10 माह की औसत उपलब्धि को गणना में लेना है ना। परंतु अवकाश में रहने के प्रथम 120 दिन के बाद की अवधि को वेतन वृद्धि हो, है ना, यदि अवकाश में रह रहा है और उसके प्रथम 120 दिन के बाद की अवधि में वेतन वृद्धि हो तो अवकाश में रहने के कारण उसे आर्थिक लाभ न मिले तो उसे वेतन वृद्धि में औसत उपलब्धि गणना में नहीं लेना है ना। यदि लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको गणना में नहीं लेना है, और यदि आर्थिक लाभ मिल रहा है तो उसे गणना में लेना है ना। तो इस टाइप से ये अपना हो गया। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो।